नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। इस बार आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आखिर में मैं उन सभी प्यारे दोस्तों का नाम लेने वाला हूं जिन्होंने पिछले वीडियो पर अपना कमेंट किया है। और कौन जाने, शायद आपका नाम भी शामिल हो। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम हमारे अगले वीडियो में लिया जाए तो इस वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। साथ में अपना नाम और शहर भी लिखिए, ताकि हम आपको भी इस मंच पर खास अंदाज में थैंक यू कह सकें। चलिए अब बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। पुराने समय में कई लोगों का यह मानना था कि लड़कियों और औरतों को मासिक धर्म के दौरान किसी पेड़ या सुनसान जगहों पर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए इन दिनों औरतों व लड़कियों को घर में रहकर आराम करने के नियम बनाए गए थे, जो कि एक तौर पर सही भी थे। पर यह सवाल आपके मन में उठा होगा, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि माना जाता है कि उनका मानना था कि इन दिनों नकारात्मक शक्ति का प्रभाव काफी आसानी से औरतों व लड़कियों पर पड़ता है। नकारात्मक शक्तियां जैसे कि भूत, प्रेत, चुड़ैल, डाकिनी, जिन्न और पिशाच। आज हम यही जानेंगे कि कैसे एक आम सी लड़की की जिंदगी को एक रक्त पिशाच ने श्राप में बदल दिया। मुंबई में रहने वाली 13 वर्षीय चैतन्य अपने गांव चिपलून आई हुई थी, जो कि रत्नागिरी में था। चैतन्य काफी शरारती किस्म की लड़की थी। उसका नटखट स्वभाव ही लोगों को उसके प्रति आकर्षित करता था। चैतन्य देखने में भी काफी आकर्षक थी। लंबी लंबी पलकें, गहरा काला गोरा रंग, हल्के गुलाबी होंठ। एक बार जो उस प्यारी सी बच्ची को देख ले तो किसी की भी नजर उस पर से हटे नहीं। दुबली पतली सी चैतन्य की मुस्कान देखकर कोई भी उस पर घायल हो जाए। चैतन्य की स्कूल की छुट्टियां चल रही थीं। वह अपने गांव लौटी थी। अपने नाना नानी के यहाँ चैतन्य काफी खुश थी, क्योंकि गांव में उसके काफी दोस्त और सहेलियां थीं, जिनसे वह सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों में ही मिल पाती थी। चैतन्य के गांव पहुंचते ही उसकी नानी माँ ने आज उसकी नजर उतारी, और चैतन्य की आई बाबा यह देखकर काफी खुश थे। चैतन्य की नानी रमा जी चैतन्य की आई और उसके बाबा रामदेव से कहती हैं, तुम दोनों भी यहाँ आओ, तुम दोनों की भी नजर उतारनी है। अभी इतने बड़े नहीं हुए हो तुम। चैतन्य की आई प्रिया और चैतन्य के बाबा रामदेव दोनों आगे आकर खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। नानी रमा जी पानी लेकर उनकी नजर उतार रही थी। तभी चैतन्य वहां से भागने लग जाती है। नानी रमा जी कहती हैं, चैतन्य रुक, कहाँ जा रही बेटा? चैतन्य कहती है, नानी, मैं राखी के साथ आम के बगीचे में जा रही हूँ, आम तोड़ने। नानी चैतन्य से कहती हैं, दोपहर के खाने से पहले आ जाना बेटा। चैतन्य कहती है, ठीक है नानी। इतना कहकर चैतन्य अपनी दोस्त राखी के साथ आम के बगीचे की तरफ चली जाती है। बगीचे जाते हुए चैतन्य और राखी अपनी पढ़ाई के बारे में बातें कर रही थीं। चैतन्य के पेट में हल्का दर्द था, पर वह राखी से नहीं बताती, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वह राखी को बता देगी तो राखी उसे घर वापस चलने को कहेगी। इसीलिए वह एक बनावटी मुस्कान के साथ राखी के साथ बस चली जा रही थी। कुछ ही देर में आम का बगीचा आ जाता है और राखी ढेले मारकर आम तोड़ना शुरू कर देती है। चैतन्य भी राखी को देखकर कोशिश करती है कि वह आम तोड़े, पर हर बार उसका निशाना चूक जाता। चैतन्य थोड़ी चिढ़ जाती है और कहती है, तुम ही ये आम खाओ राखी, मैं जा रही हूं गन्ने तोड़कर खाने। इतना कहकर चैतन्य गन्ने तोड़ने चली जाती है। राखी फिर से आम तोड़ने में व्यस्त हो जाती है। तभी अचानक राखी को कुछ याद आता है और वह दौड़कर चैतन्य के पास जाने लगती है, पर उसे चैतन्य कहीं नजर नहीं आती। राखी घबरा जाती है। वह चैतन्य को आवाज देने लगती है, पर चैतन्य का कोई जवाब नहीं आता। राखी डर गई थी, क्योंकि इस गन्ने की फसल की तरफ कोई नहीं आता था, क्योंकि यहाँ का मालिक काफी ज्यादा खड़ूस आदमी था, और जो भी उसकी फसल के गन्ने तोड़ता था वह उसे सजा देता था। राखी को लग रहा था कहीं उस आदमी ने चैतन्य को कोई सजा तो नहीं दी। डर के मारे उसके पसीने छूट रहे थे। वह सारे आम वहीं छोड़कर हर जगह चैतन्य को खोजने लगी। तभी उसकी नजर एक बरगद के पेड़ पर पड़ी। वह उस पेड़ को देखकर चौंक गई। उस पेड़ पर झूला था, जिस पर चैतन्य झूला झूल रही थी और ऊपर देखकर मुस्कुरा रही थी, मानो वह किसी की ओर देखकर मुस्कुरा रही हो। राखी चैतन्य के पास जाती है और उसे कहती है, चैतन्य, तू यहाँ कब आई और ये झूला यहाँ कैसे आया? पहले तो ये झूला यहाँ नहीं था। चैतन्य कोई जवाब नहीं दे रही थी। वह बस ऊपर देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी राखी चैतन्य को झूले से दूर कर खुद झूले पर बैठ जाती है और कहती है, अब मेरी बारी है, मैं झूलूंगी।
अब तू पीछे से धक्का मार। चैतन्य के चेहरे पर गुस्सा था। उसने राखी को इतनी तेज धक्का दिया कि राखी झूले से नीचे गिर गई और झूला टूट गया। राखी को चोट लग गई। उसे चैतन्य पर गुस्सा आया और जैसे ही वह गुस्से में चैतन्य पर हाथ उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, तभी उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया और वह जमीन पर गिर गई। यह देखकर चैतन्य हंसने लगी। राखी गुस्से में चैतन्य को वहीं छोड़कर चली आई। राखी जब घर पहुंची तो नानी जी ने राखी से चैतन्य के बारे में पूछा। राखी ने कहा, दादी माँ, चैतन्य अच्छी नहीं है, उसने मुझे मारा, इसलिए मैं उसे वहीं छोड़कर चली आई। नानी ने कहा, ऐसा नहीं कहते, चलो हम चैतन्य को लेकर आते हैं। उसके आई बाबा को पता चला तो वो कितना परेशान होंगे। राखी नानी के साथ उसी पेड़ के पास जाती है तो देखती है कि चैतन्य उसी झूले पर बैठी थी। ये देखकर राखी काफी हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह झूला तो टूट चुका था, तो आखिर इतनी ऊंचाई पर यह झूला दोबारा कैसे लग गया। नानी रमा यह देखकर काफी घबरा गई, क्योंकि सभी का मानना था कि इस पेड़ पर पिशाच का साया है। रमा जी दौड़कर चैतन्य के पास जाती हैं और उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगती हैं। चैतन्य खामोश सी बस उनके साथ चली जा रही थी। उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई भाव नहीं था। कुछ ही देर में राखी और नानी दोनों चैतन्य के साथ घर पहुंचते हैं। चैतन्य की आई प्रिया जी उनके पास आकर कहती हैं, कहाँ थे आप लोग इतनी देर से। रमा जी अपनी बेटी प्रिया से कहती हैं, ये राखी और चैतन्य दोनों गांव के चक्कर लगा रही थी, अभी दोनों को लेकर आ रही हूं। प्रिया जी रमा जी से कहती हैं, अच्छा किया आई, आप इन्हें लेकर आ गईं, हमें वैसे भी काफी ज्यादा भूख लग रही थी, चलो सब चलकर खाना खाते हैं। तभी प्रिया जी की नजर चैतन्य के कपड़ों पर पड़ती है। चैतन्य के कपड़ों पर खून था। प्रिया जी रमा जी से कहती हैं, चैतन्य के मासिक धर्म शुरू हो चुके हैं, वो भी पहली बार। प्रिया जी चैतन्य को कपड़े बदलने और नहाकर आने को कहती हैं, साथ ही उसे सैनिटरी पैड भी देती हैं। नानी खुशी से हलवा बनाती हैं, पर चैतन्य तो बस अपनी ही धुन में थी। वह बिना किसी को बताए अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है। कुछ देर बाद सभी लोग चैतन्य को ढूंढने लगते हैं, पर किसी को भी चैतन्य कहीं नहीं मिलती। कुछ ही देर बाद सभी लोग उस कमरे का दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा भीतर से बंद था। सबको यकीन था कि चैतन्य उसी कमरे में है, इसलिए सभी लोग चैतन्य को आवाज देते हैं, पर कोई आवाज नहीं आती। तभी नानी को लगता है कि जरूर चैतन्य पर उसी पिशाच का कोई साया है, क्योंकि चैतन्य जब से वहां से आई है तब से वह खामोश सी है, जबकि चैतन्य 1 मिनट भी खामोश रहने वालों में से नहीं है। चंचल स्वभाव की लड़की इतनी खामोश कैसे हो सकती है, ये नानी को न चाहते हुए भी मानने पर मजबूर कर रहा था। प्रिया जी अपने पति रामदेव जी से कहती हैं कि दरवाजा तोड़ दें। रामदेव जी दरवाजे को जोर से धक्का देते हैं और दरवाजा खुल जाता है। रामदेव जी अंदर का नजारा देख डर और घबराहट से भर जाते हैं। चैतन्य के सामने एक नौजवान बैठा हुआ था, जो दिखने में काफी खूबसूरत था। चैतन्य उसके चेहरे को छूने ही वाली थी, तभी उसकी नानी उसे उस नौजवान से दूर कर देती है। तभी वह नौजवान अचानक गायब हो जाता है। प्रिया जी कहती हैं, ये हो क्या रहा है। रमा जी कहती हैं, हो ना हो, चैतन्य को मासिक धर्म के दिनों में ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए था, इसी वजह से ये हो रहा है। ये वही पेड़ वाला पिशाच है, अब ये चैतन्य का पीछा नहीं छोड़ने वाला। अच्छा होगा कि तुम लोग यहां से चले जाओ। प्रिया जी को रमा जी की बात सही लग रही थी। वो तुरंत सामान पैक करने लगती हैं और नानी पंडित जी को बुलावा भेजती हैं कि वो तुरंत उनके यहाँ आए। रमा जी पंडित जी को सारी बात बताती हैं। पंडित जी को जब चैतन्य के मासिक धर्म में होने का पता चलता है तो वो एक धागा रमा जी के हाथ में देकर कहते हैं, जैसे ही चैतन्य के मासिक धर्म खत्म हो तो उसे ये पहना देना और शहर लौट जाना। पंडित जी कहते हैं, वो एक रक्त पिशाच है। चुड़ैल, डायन, भूत, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी सभी से सर्वाधिक शक्तिशाली। उसका पीछा छुड़ाना किसी के बस की बात नहीं। उसे खत्म कर पाना आसान नहीं होगा। उसे रोका जा सकता है पर मारा नहीं जा सकता। ये धागा न जाने कब तक चैतन्य की रक्षा करेगा, ये मैं नहीं जानता, पर इतना जरूर कहूंगा कि चैतन्य के मासिक धर्म जब भी शुरू हों उसे घर से दूर जाने मत देना, क्योंकि वही एक समय होता है जब उस पिशाच का प्रभाव चैतन्य पर आसानी से पड़ सकता है। इतना कहकर पंडित जी चैतन्य की नानी के साथ उस कमरे के बाहर जाते हैं जहां चैतन्य ने खुद को बंद कर रखा था। पंडित जी जैसे ही उस कमरे के दरवाजे को छूते हैं,
उनके शरीर में मानो जैसे कोई करंट दौड़ गया हो। पंडित जी उस कमरे के बाहर एक लाल धागा बांध देते हैं और कुछ मंत्र पढ़कर पानी की कुछ बूंदें छिड़कते हैं। अचानक से कमरे में बंद चैतन्य बेहोश हो जाती है। पंडित जी रमा जी से कहते हैं, अभी सब ठीक है, पर कब तक सब कुछ ठीक रहेगा कुछ कह नहीं सकते। बेहतर यही होगा कि आप चैतन्य को यहां से लेकर चले जाएं। चैतन्य के आई बाबा चैतन्य के मासिक धर्म खत्म होते ही उसे लेकर गांव से शहर आ गए। पर शहर आने के बाद चैतन्य अब वो चैतन्य नहीं रही जो वह हुआ करती थी। उसकी शरारत, उसकी मस्ती मजाक सब कुछ खत्म हो चुका था। हर वक्त हंसने खिलखिलाने वाली चैतन्य अब अकेले और खामोश रहने लगी थी। चैतन्य हर समय डरी और सहमी सी रहने लगी थी। न जाने उसे क्या हो गया था। वो हर समय चुपचाप और डरी रहती थी। उसे हर वक्त यही डर सताया करता था कि कोई हर वक्त उसके साथ है। चैतन्य के पिता ने उसका इलाज भी करवाया, पर चैतन्य हर समय सहमी सी रहने लगी। इसी डर में तकरीबन 5 साल बीत गए। अब चैतन्य लगभग 18 साल की हो चुकी थी। समय के साथ वो और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी, पर उम्र के साथ वो और भी ज्यादा सहमी रहने लगी थी। दिसंबर का महीना, दिनांक 12, उसका 18वां जन्मदिन था। चैतन्य के जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। चैतन्य के सभी कॉलेज के दोस्त उसके घर आए हुए थे। चैतन्य सभी के आने से खुश थी। सभी उसे जन्मदिन की बधाई दे रहे थे। चैतन्य की आई सभी से बातें कर रही थी। अचानक ही चैतन्य के कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। चैतन्य एकदम से घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। चैतन्य घबराई हुई थी, पर वो अपना डर किसी से जाहिर नहीं कर पाती क्योंकि कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता था। सभी को लगता था कि चैतन्य किसी बीमारी की शिकार है। खाना पीना नाच गाना सब कुछ हो रहा था, पर चैतन्य के अलावा हर कोई मजे कर रहा था। वो बस खामोशी से सभी को देख रही थी। तभी चैतन्य की एक सहेली जिसका नाम चंचल था, वो चैतन्य के पास आकर कहती है, क्या यार तेरा जन्मदिन है और तू ही मजे नहीं कर रही। चैतन्य एक बनावटी मुस्कान के साथ अपना पसीना पोंछते हुए कहती है, चंचल मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चंचल चैतन्य से कहती है, क्या यार ये हर टाइम तेरी तबीयत खराब ही रहती है। जब से हम दोस्त बने हैं मैंने हर टाइम यही सुना है कि तेरी तबीयत खराब है। तू ठीक रहती ही कब है। तभी चैतन्य की आई उनके पास आकर कहती है, जाने दो बेटा, चैतन्य की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाकर एंजॉय करो। चंचल कहती है, क्या आंटी जिसका जन्मदिन है उसे छोड़कर कोई एंजॉय करने की सोच सकता है क्या भला। तभी अचानक ही कमरे की रोशनी एकदम से गायब हो जाती है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। चैतन्य की एकदम से चीख निकल जाती है। तभी एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता है और उसे कमर से पकड़कर थाम लेता है। चैतन्य की सांसें तेज हो जाती हैं। चैतन्य हकलाते हुए पूछती है, कौन? पर कोई जवाब नहीं मिलता। चैतन्य फिर एक बार हकलाते हुए स्वर में पूछती है, कौन? पर कोई जवाब नहीं आता। चैतन्य के दिल की धड़कन काफी तेज हो जाती है। चैतन्य उस चेहरे को छूकर पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये है कौन। इतने में चारों तरफ रोशनी सी हो जाती है और लाइट वापस आ जाती है। चैतन्य के होंठ कांप रहे थे। वह अपने कांपते हुए मुलायम होंठों से कहती है, यहां अभी कोई था? चैतन्य की दोस्त चंचल उसके पास आती है और हंसकर कहती है, हाँ हाँ सब यहां हैं। चैतन्य अपना सिर पकड़कर कहती है, वह एहसास वह छुअन उसी की थी। इतना कहकर चैतन्य अपने बाल नोचते हुए जोर जोर से चीखने लगती है। चैतन्य की आई प्रिया जी चैतन्य को पकड़कर कमरे में ले जाने लगती हैं। चंचल यह देखकर पूरी तरह से दंग रह जाती है। चंचल को लगता है कि चैतन्य किसी मानसिक बीमारी का शिकार है, तभी वह ऐसी हरकतें करती है। चैतन्य की आई सभी लोगों को उनके घर भेज देती है। चैतन्य की आई चैतन्य को थपकियां देकर सुलाने लगती है। घबराई हुई चैतन्य की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं और उसे नींद आ रही थी। चैतन्य को सोता देख चैतन्य की आई भी चैतन्य के पास ही सो जाती है। चैतन्य सो ही रही थी, तभी उसकी आंखों के सामने एक बेहद खूबसूरत नौजवान का चेहरा आ जाता है। चैतन्य अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि वह नौजवान ठीक उसके चेहरे के पास था। चैतन्य उसे देखकर मदहोश हो जाती है। वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाती और उसके चेहरे को चूमने लग जाती है। चैतन्य के जिस्म पर उसका कोई काबू नहीं था। उस नौजवान को चैतन्य की छुअन ही काफी थी उसे पागल करने को।
वह शख्स चैतन्य के जिस्म को दबोच लेता है, जैसे शेर अपने शिकार को दबोचता है। ठीक वैसे ही उसने चैतन्य को जकड़ रखा था। चैतन्य दर्द से छटपटा रही थी। वह शख्स चैतन्य के होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उन्हें काटना शुरू कर देता है। वह चैतन्य के होंठ तब तक काटता रहा जब तक उनसे खून नहीं निकल आया। वह चैतन्य के जिस्म से उसके कपड़े एकदम से अलग कर देता है। अब तक चैतन्य, जिसे देखकर मदहोश हो रही थी, वह अब उसे एक राक्षस नजर आ रहा था। चैतन्य एकदम से चीखती है। तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह अपने आसपास देखती है। चैतन्य के पास उसकी आई प्रिया जी सो रही थी। चैतन्य के चेहरे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें थीं। चैतन्य अपनी आई का हाथ कसकर थाम लेती है। चैतन्य को तभी दर्द का एहसास होता है। वह अपने होंठों को छूकर देखती है तो सच में उसके होंठों पर खून था। तभी चैतन्य को कुछ अजीब सा लगता है। वह अपनी जगह से उठकर देखती है तो बिस्तर पर खून था। चैतन्य डर चुकी थी। चैतन्य चलने की कोशिश कर रही थी, पर उसे काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ सच में कुछ गलत हुआ या उसने कोई सपना देखा है। चैतन्य अपनी आई को हिलाने लग जाती है, पर उसकी आई गहरी नींद में थी, मानो जैसे उन्हें किसी ने बेहोश कर दिया हो। चैतन्य को तभी खिड़की के बाहर एक परछाई नजर आती है। चैतन्य कांपते हुए कहती है, कौन है वहां? तभी वह परछाई अचानक गायब हो जाती है। चैतन्य के पैर कांप रहे थे। डर से उसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। उसके दिल की धड़कन मानो थम सी गई हो। चैतन्य वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। अगली सुबह सभी लोग चैतन्य को जगाने की कोशिश करते हैं, पर चैतन्य नहीं उठती। वह बेहोश थी। कुछ ही देर में डॉक्टर आते हैं। वह चैतन्य का चेकअप करते हैं और इंजेक्शन देते हैं। कुछ समय बाद चैतन्य की आंखें खुलती हैं। चैतन्य डर के मारे अपना चेहरा चादर से छुपा रही थी और खून खून चिल्ला रही थी। फिर वह दौड़कर खिड़कियां बंद करने लगती है। वह रोते हुए कहती है, वो अंदर आ जाएगा। चैतन्य की आई प्रिया जी ये देखकर परेशान होते हुए कहती हैं, कौन आ जाएगा? चैतन्य कहती है, वो ही। प्रिया जी कहती हैं, वो कौन बेटा? चैतन्य अचानक खामोश हो जाती है और फिर कहती है, बब्बन। चैतन्य की आवाज बिल्कुल अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से कोई और बोल रहा हो। चैतन्य की डरावनी आवाज सुनकर प्रिया जी घबरा जाती हैं। इतना कहकर चैतन्य फिर एक बार बेहोश हो जाती है। चैतन्य की हालत देखकर प्रिया जी को सालों पहले हुई एक घटना याद आती है। वो सोचकर कांप उठती हैं। बब्बन का नाम आते ही उन्हें उसकी दर्दनाक मौत याद आती है। जब वह बच्ची थीं, बब्बन गांव का वह शख्स था जिसकी नजर गांव की हर औरत पर थी, खासकर कुंवारी लड़कियों पर। बब्बन की इन हरकतों की वजह से गांव वालों ने मिलकर उसे जिंदा जला दिया था। बब्बन की इस दर्दनाक मौत को याद कर प्रिया जी की रूह एक बार फिर कांप उठती है। उन्हें समझ आ जाता है कि हो ना हो यह बब्बन की रूह है जो उनकी बेटी की जिंदगी को नर्क बना रही है। चैतन्य की आई चैतन्य को बेहोश देख उस पर पानी के छींटे मारती हैं और कहती हैं, उठ बेटा। चैतन्य धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती हैं और फिर एक बार खामोश हो जाती है। चैतन्य के बाबा रामदेव जी चैतन्य के कमरे में आते हैं। चैतन्य की आई प्रिया जी चैतन्य के बाबा को देखकर एक चैन की सांस लेती हैं और कहती हैं, हमें हमारी बेटी के लिए कुछ करना होगा, वरना वो शैतान हमारी बेटी को खा जाएगा। रामदेव जी कहते हैं, शायद तुम ठीक कह रही हो। चैतन्य की आई गांव लौटने की सोच रही थी, इसलिए वह चैतन्य की नानी, उसके मामा मामी और उनके बच्चों सभी को खबर दे देती है। रामदेव जी अगली सुबह तैयार हो जाते हैं और प्रिया जी चैतन्य को तैयार करती हैं। जरूरत का सारा सामान लेकर वे गांव की ओर जाने के लिए निकलते हैं। चैतन्य के चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई भाव नहीं था। वह बस एक मूर्ति की तरह खड़ी थी। ये देखकर रामदेव जी और प्रिया जी दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। कुछ ही घंटों में वो अपने गांव और अपने घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि काफी शांति है। चैतन्य के आई बाबा ये देखकर काफी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। चैतन्य देखती है कि घर का दरवाजा खुला था और अंदर से तेज बदबू आ रही थी। अंदर जाने के बाद जो नजारा चैतन्य के आई बाबा के सामने आता है, वो देखकर दोनों दंग रह जाते हैं। सभी की लाशें उनके सामने पड़ी थीं। देखने पर ऐसा लग रहा था कि किसी ने सभी के शरीर का खून पूरी तरह से निचोड़ लिया हो। सभी लाशें ठंडी पड़ चुकी थीं और पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं। ये देखकर प्रिया जी की चीख निकल जाती है। रामदेव जी प्रिया जी को संभालते हैं। मूर्ति सी बनी हुई चैतन्य ये देखकर खिलखिला उठती है।
ये देखकर रामदेव जी और प्रिया जी दोनों के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ जाता है। तभी तेज हवाएं चलती हैं और एक बेहद खूबसूरत सा नौजवान उनके आंखों के सामने आ खड़ा होता है। प्रिया जी कांपते हुए स्वर में कहती हैं, ये तो बब्बन है। प्रिया जी रामदेव जी को थाम लेती हैं। तभी बब्बन रामदेव जी और प्रिया जी दोनों पर हमला कर देता है। बब्बन अपने नुकीले दांतों से प्रिया जी और रामदेव जी दोनों का खून निचोड़ लेता है। चैतन्य बस एक मूर्ति की तरह सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई भाव नहीं था। प्रिया जी और रामदेव जी दोनों बेजान से जमीन पर गिर जाते हैं। बब्बन चैतन्य का हाथ थाम लेता है और कहता है, अब तुम सारी उम्र मेरे साथ रहोगी। बब्बन चैतन्य का हाथ पकड़कर वहां से गायब हो जाता है। कुछ कहानियों का कोई अंत नहीं होता। चैतन्य को हासिल करने के बाद रक्त पिशाच का डर गांव वालों के अंदर से निकल गया। चैतन्य के बाद बब्बन ने किसी को अपना शिकार नहीं बनाया और वो एकदम से गायब हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और जैसा वादा किया था, अब बारी है उन सभी प्यारे दोस्तों का नाम लेने की जिन्होंने इस वीडियो पर अपना प्यार और सपोर्ट दिया। हमारे साथ जुड़े हैं लुधियाना पंजाब से कुलविंदर कौर जी, जालंधर पंजाब से सोमनाथ बिल्ला जी, आगरा से योगेश गोस्वामी जी, दार्जिलिंग से प्रसन्ना जी, नेपाल के हेटौड़ा से MK लामा जी, अलीगढ़ यूपी से राज सैनी जी, सोनीपत से पूनम जी, फरीदाबाद से रानी जी और मुंबई से दीपक जी, कोलकाता से बिल्लेदारा पारा जी, शेखोपुरा पाकिस्तान से साजिद खान जी, नोएडा से सीमा जी, दिल्ली से रजनी जी, उज्जैन से सुमित जी और MP से हरि सिंह चौहान जी। आप सबका दिल से शुक्रिया। आपका प्यार ही हमें आगे बढ़ने और नई कहानियां लाने की प्रेरणा देता है।